बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम अहमद वली ख़ान साहब, हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हामिद मीर साहब और सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, ज़ैद ख़ान साहब, मेरे भाई हुसैन शाह साहब और ख़वातीन व हज़रात, बहुत मुश्किल काम है कि ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर करें और उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने तकरीर करनी हो और फिर हमारे सहाफ़त के मैदान के सीनियर और उस्ताद हामिद मीर साहब ने भी तकरीर करनी हो, तो उस वक्फ़े में तकरीर करना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए काम तो बड़ा मुश्किल है। तो तकरीर तो मैं नहीं करूँगा। आगाज़ में एक तो अहमद वली ख़ान साहब के सामने एक एहतजाज से करना चाहता हूँ और एहतजाज मुझे इस बात पे है कि ये जो बादशाह खान है, ये ठीक है, आप लोगों की खुशकिस्मती थी, आपकी सआदत है कि आप उसके ख़ानदान में जन्म ले चुके हैं और आप उनके गदीनशीन बन चुके हैं। लेकिन बादशाह खान किसी एक के नहीं हैं, बादशाह खान सिर्फ़ अशनगर के नहीं हैं, बादशाह खान सिर्फ़ पख्तूनों के नहीं हैं, बादशाह खान सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं हैं, सिर्फ़ बरसगीर के नहीं हैं। मैं समझता हूँ वो पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं और पूरी इंसानियत के रहबर हैं और उन पे दावा सबका है। तो उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत की मुनासिबत से अगर कोई तकरीब हो और उसमें आप हमें दावत देते हैं तो आप हम पे एहसान करते हैं, हम आप पे कोई एहसान नहीं करते उधर आके। इसलिए आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी ज़ात से मुतालिक अगर कोई बात हो तो उस पे आपको किसी इंसान, किसी पाकिस्तानी, किसी जमहूरियत पसंद और बिलखसूस किसी पख्तून का शुक्रिया आपको अदा नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मैं यहाँ पे जो टॉपिक है मॉडरेशन, एक्सट्रीमिज़म और खुदाई खिदमतगार, इस वक्त अगर आप देखें तो आलमी सतह पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो एक लफ्ज़ है मॉडरेशन, ये इस सोसाइटी से गायब हो गया है या इसको गायब कर दिया गया है, इसको सियासत से भी गायब कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये लफ्ज़ ना हो तो ना कोई मुल्क बाकी रह सकता है, ना कोई सोसाइटी बाकी रह सकती है और ना सियासत बाकी रह सकती है। और लोगों ने इसको जिससे भी मंसूब किया, लेकिन मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन बेसिकली एतदाल है, जो हमारे दीन का भी दर्स है। खैरुल उमूर औसतुहा, ये अल्लाह का हुक्म है और जो बादशाह खान का भी पैगाम था। और एक्सट्रीमिज़म क्या है? एक्सट्रीमिज़म वो अच्छी नीयत से जन्म ले या बुरी नीयत से जन्म ले, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बाज़ औक़ात उसने जन्नत की ख्वाहिश से जन्म लिया हो सकता है उसने बाज़ औक़ात हुब्बुल वतनी से जन्म लिया हो। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी बात को दुरुस्त कहे और अपनी बात में गलती की गुंजाइश तस्लीम ना करे और दूसरे की बात में सेहत का इम्कान तस्लीम ना करे, तो ये एक्सट्रीमिज़म है। और फिर आप जब
उठ के अपनी उस बात को डंडे की ज़ोर पे, बंदूक की ज़ोर पे, या प्रोपेगंडे की ज़ोर पे, या वर्दी की ज़ोर पे उसको दूसरों से मनवाना चाहते हैं, तो वो फिर एक्सट्रीमिज़म से टेररिज्म बन जाता है। और इस वक्त इस रीजन में और इस मुल्क में हमें यही रुझान देखने को मिलता है कि किसी ने मज़हब को बुनियाद बनाया हुआ है, किसी ने नेशनल सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया हुआ है, किसी ने किसी करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम को बुनियाद बनाया हुआ है, लेकिन उसका इसरार ये है कि हक़ है तो सिर्फ मेरे पास है, दुरुस्त कहता हूँ तो सिर्फ मैं कहता हूँ। और अपने से इख्तिलाफ करने वाले को जब फिर वो कंडेम करता है, दलील देने की बजाय, मुकालमा करने की बजाय, तो वो मॉडरेशन का ख़ात्मा करता है, वो एक्सट्रीमिज़म को फैलाता है। और फिर जब उसमें 2 कदम आगे वो बढ़ के वो ताकत के ज़रिए से वो अपनी बात को नाफिज करना चाहता है, तो वो इस सोसाइटी को टेरराइज़ करता है, वो टेररिज्म करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो बम का इस्तेमाल करे, हो सकता है उसके लिए वो नेब का इस्तेमाल करे, हो सकता है उसके लिए वो सेंसरशिप का इस्तेमाल करे, हो सकता है उसके लिए वो फतवे का इस्तेमाल करे, हो सकता है उसके लिए वो कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करे। लेकिन अगर आप किसी भी शक्ल में दलील और मुकालमे और कानून की बजाय अपने से इख्तिलाफ करने वाले को टेरराइज़ करते हैं, तो आपका नाम जो भी हो, आपकी शक्ल जो भी हो, आपकी ज़ुबान जो भी हो, बुनियादी तौर पर आप में और बम पाड़कर दूसरों की ज़िंदगियां उड़ाने वाले और दहशत फैलाने वाले टेररिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। तो बादशाह खान, यहाँ पे मैं एक और जो मैं ये कहता हूँ कि उनको किसी तक महदूद नहीं करना चाहिए। मसलन हम यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब और अस्फंदियार वली ख़ान साहब की दोस्ती, ये हमारे लिए एक मिसाल है और ये हमारी सोसाइटी का हुस्न था। और अब तो बड़ी हद तक एक पेज है, लेकिन उस वक़्त की मुस्लिम लीग और उस वक़्त की ANP के नज़रियात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। लेकिन मैं यहाँ पे फिर सहारा लूँगा इन्हीं के सियालकोट से और इन्हीं के नस्ल से इकबाल का। इकबाल ने जो कहा था और जो चीज़ हमारे बादशाह खान को दूसरों से मुख्तलिफ करता है वो क्या चीज़ है? इकबाल ने फरमाया था कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। आज जो रिवाज है वो यही है कि हवा के रुख में बहने वाला और हवा के रुख में जाने वाला वो कामयाब सियासतदान है, या आज कहा जाता है कि हवा की लहरों के साथ जाने वाला वो इमाम बरहक है और वो कामयाब सहाफ़ी है। लेकिन इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है कि नहीं, आपका इमाम बरहक वही है कि उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा हो, हाजिर व मौजूद से वो बेजार हो जाए, ये ना देखे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के यहाँ ट्रेंड्स क्या है, पॉपुलरिज्म क्या है, पॉपुलर चीज़ क्या है। अब यही काम इस मायार पे अगर कोई पूरा उतरता था तो वो बादशाह खान थे। मसलन वो क्या था, वो पख्तूनों को अदब तशद्दुद का दर्स दे रहे थे। वो पख्तून जो बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी बंदूक मेरा जेवर है, जो
जिनकी तरबूरवली अपने हम नस्लों के साथ भी मशहूर है। तो वहाँ पे अगर आप बंदूक की बात करें, वहाँ पे अगर लड़ने की बात करें, मरने मारने की बात करें, तो ये बहुत आसान काम है, क्योंकि उसके मिजाज में ये शामिल है। लेकिन वो चूँकि इमाम बरहक थे, वो हवा के उलट रुख पे लड़े और उस पख्तून को वो अदम तशद्दुद का पैगाम दे रहे थे। इसी तरह जो यहाँ पे कहा गया, माजी की बातें तो छोड़े, अभी तक भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे जाहिल रहते हैं कि जो तालीम की अहमियत को तस्लीम नहीं करते, जो बच्चियों के और ख़वातीन की तालीम की अहमियत को तस्लीम नहीं करते। और वो बंदा उस वक़्त हवा के रुख में जाकर और हाजिर मौजूद से बेजार होकर वो ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक्त बड़े बड़े नाम के तो बड़े होते हैं, लेकिन बड़े छोटे छोटे क़वानीन हुआ करते हैं। लेकिन आप उनका टोर देके, आप उनकी तर्ज ज़िंदगी देके, आप उनका नशा देके, सारी ज़िंदगी उनका ये कि दूसरों पे अपना रौब जमाएं। तो वो ख़ान थे, उनको रौब जमाना ज़ेब देता था, वो रौब जमा सकते थे। लेकिन उसकी बजाय वो क्या थे, उनका लिबास, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज तकल्लुम, वो हर एक चीज़ वो सादगी का एक नमूना बन गया। मुझे हाजी साहब को अल्लाह ज़िंदा रखे, हाजी साहब एक दिन मुझे बता रहे थे कि हम स्वाद के दौरे पे थे, तो हाजी साहब कह रहे थे कि मैं अपने साथ ब्रीफकेस में एक जोड़ा लेके साथ ले गया था, पता नहीं इनको ये वाक़या याद है या नहीं। तो कहते उधर बाबा ने मेरे साथ देखा कि बिलोर ये क्या है। कहते हैं मैंने उनसे कहा कि जी ये इसमें एक जोड़ा कपड़े रखे हैं और ताकि इस्त्री ना ख़राब हो जाए। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम इस्त्री शुद्धा कपड़े पहनोगे तो इसमें कौम की खिदमत हो सकती है, जो लोग इस्त्री शुद्धा कपड़े पहनते हैं वो कौम की खिदमत नहीं कर सकते। अब यानी ये इस लिहाज से भी आप देखें तो वो हवा के मुखालिफ रुख में जा रहे थे इमाम बरहक बन के। फिर मैं वही हवाला दूंगा कि ऐसा नहीं कि वो दूरंदेश नहीं थे, दूरंदेशी का उनका ये आलम था कि जो इकबाल ने जिस चीज़ के बारे में कहा था कि आसिया यक पे करे आबो गिलस्त, मिल्लत अफ़गान दरा पे कर दिलस्त, अज़ कुशादे हो कुशादी आसिया और दर फसादे हो फसाद आसिया। अगर इकबाल जैसे बड़े आदमी ने उसकी पेशनगोई की थी तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी और फिर उनके बेटे इस दुनिया को उसकी तशरीह और ताबीर समझा रहे थे और इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आई, न आलमी ताकतों को और न मुल्की ताकतों को, जिसका खमियाजा आज वो सब भुगत रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि दूरंदेशी का उनका ये आलम था। फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी कि हम बड़े तंग नज़र वाक़या होते हैं। आजकल मैं समझता हूँ कि जो बंदा किसी दूसरी कौमियत से रत्ती बरबी नफ़रत करे या उसको गाली दे, मैं उनको बादशाह खान का पैरोकार नहीं समझता। मैं उनको बादशाह खान के नज़रिए से इन्हिराफ करने वाला समझता हूँ। वो बंदा जो ख़ुद इतना वसीउल क़ल्ब था उस वक़्त कि वो तो पूरे हिंदुस्तान की तमाम इंसानियत को साथ रख के जोड़ना चाहता था। उसमें पंजाबी भी था, उसमें सिंधी भी था, उसमें बलोच भी था, उसमें वहाँ का गुजराती भी था। आज अगर कोई बंदा उठ के, यानी उसमें तो गैर मुस्लिम भी थे, अगर कोई उठ के किसी कौमियत से नफ़रत करे या उसको गाली दे तो वो कैसे बादशाह खान का पैरोकार हो सकता है? वो तो उनके फ़लसफ़े का दुश्मन हो सकता है।
और फिर ये जो मैं कहता हूँ कि वसीउल क़ल्बी के हमारे पख्तूनों में हम ये नहीं करते, उनके यहाँ ज़िद नहीं थी जिसके लिए हम मशहूर हैं, उनके यहाँ अना नहीं थी, वो इल्म के लिए उन्होंने ये नहीं देखा। मसलन वो अगर इल्म उनको अलीगढ़ से मिल रहा था तो उन्होंने अलीगढ़ से पढ़ा, फिर उन्होंने देखा कि अगर उनके बच्चों को अच्छी इल्म वो बरतानिया से मिल सकता है, तो जिस बरतानिया से वो आज़ादी लेना चाह रहा था तो वो उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ से पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ पे इस वक्त ये जो एक साजिश के तहत पख्तूनों के ख़िलाफ़ जो हुई है कि उसके हुजरे और मस्जिद को अलग अलग कर दिया है, तो ये बादशाह खान ही थे जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को यकजा किया हुआ था। वो इन लोगों के मजहबी लीडर भी थे, वो इनके मुअल्लिम भी थे और वो इनके सियासी लीडर भी थे। हाँ, वो एक अलग बात कि फिर इस ख़ानदान की एक खुशकिस्मती थी। मुझे याद है वली ख़ान बाबा की रहलत के बाद मैं वली बाग में उनकी सारी फैमिली के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो डॉक्टर गुलालई ने एक फ़िक्रे में बड़ी अच्छी तरह दोनों को डिस्क्राइब किया। तो मैंने उनसे कहा कि बादशाह खान और वली ख़ान में क्या फ़र्क था, तो उन्होंने कहा कि बादशाह खान तो फ़कीर थे, मुसले थे, और जो वली ख़ान थे वो लीडर थे। तो वो चीज़ भी उन्होंने अपने यहाँ इकट्ठे कर ली कि लीडरशिप भी उस घर से दे दी, लेकिन उसके साथ साथ अपने उन उसूलों को वो उससे रूगर्दानी भी नहीं हुई। हालांकि इस दौरान जब पुरतशद्दुद माहौल था, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फरमाया, इंसान रिएक्शन में आता है। मुझे लोग कहते हैं कि जी आप बाज़ मामलात में इतने रिएक्शनरी क्यों हैं, और मैं मानता हूँ कि बाज़ औक़ात मेरा जो लहजा होता है बतौर जर्नलिस्ट वो मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं जब यहाँ से इस्लामाबाद गया तो मैं अपने आप से लड़ झगड़ के ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने लहजे की सख्ती को ख़त्म कर लूँ, मैं एतदाल की तरफ आ जाऊँ। वैसे भी हमारे लिए उर्दू बोलना और लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि ये शख्स जो है, इन्होंने वो कुछ किया। जब मेरी माँ को गाली पड़े तो मैं कैसे फिर एतदाल पे कायम रह सकता हूँ। लेकिन ये बादशाह खान थे कि जिनको गाली भी पड़ी, जिनके अक़ीदे के बारे में भी सवाल उठाए गए, जो उस वक़्त हज पे गए जब यहाँ के लोग हज पे जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन लोग उनके बारे में कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। तो वो हम जैसे नहीं थे, वो लीडर थे, इसलिए वो एक लम्हे के लिए भी मुश्तइल नहीं हुए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अदम तशद्दुद की वो पैगाम वो आम करते रहे और वो तबलीग करते रहे। मैं इस पे ख़त्म करना चाहूँगा कि इस वक्त हकीकत ये है कि एक लफ्ज़ में इस वक्त इस रीजन का और बिलखसूस पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ से मॉडरेशन ख़त्म हुई है, और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी शक्ल में एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिज़म के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बाज़ औक़ात हमारे लोग उस प्यार और मोहब्बत में कि देखिए वो जो कहा जाता है कि मैं किसी को वली समझता हूँ, लेकिन ये तस्लीम करता हूँ कि वली से भी गलती हो सकती है। इस वली की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वली की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा गलती करके भी वो वली हो सकता है। मसलन इसमें क्या बुराई है? ये एक इंसान से इज्तिहादी गलती हो सकती है, सियासत में भी हो सकती है, सहाफ़त में भी हो सकती है। और वहाँ पे आज अगर लोग उनको ताना देते हैं तो मुझे तो उनकी नीयत पे शक नहीं है। एक ज़माने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना भी कांग्रेस में थे,
वो भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, लेकिन नीयत उनकी ठीक थी, वो इंसानियत की फलाह चाहते थे। एक ज़माने में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी ये लिखा था कि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अगर उस वक़्त देवबंद के अकाबिर या वो ये समझते थे कि इस रीजन की फलाह और इंसानियत की बेहतरी इसी में हो सकती है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी नीयत पे क्यों शक करूं। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद वो हकीकत पसंद भी थे, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो उसी साल 48 में उन्होंने फिर न सिर्फ ये कि उसके इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाला, बल्कि उसकी तरक्की में अपने आप को पेश किया। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ खान क़यूम जैसे किरदार उस वक़्त भी थे कि जिन्होंने उस मामले को बनने नहीं दिया, और फिर इस मुल्क की आइन साजी में उनके बेटे ने जो किरदार अदा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी पे एक जो हमारे लोग ये कहते हैं बाज़ औक़ात कि अगर किसी ने मामूली सी तनकीद कर ली किसी हवाले से और हम फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये भी एक एक्सट्रीमिज़म की एक शक्ल है। और ये एक अच्छी रिवायत खादिम हुसैन साहब जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों की एक अच्छी रिवायत है कि अपनी हिस्ट्री का भी और उसका भी न सिर्फ एक क्रिटिकल मुतालिया किया जाए, बल्कि जो जदीद दौर के तकाज़े हैं, जिस तरह यानी वो अपने नज़रियात से डटे रहें, लेकिन अपनी कौम